नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करेंगे बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखेंगे और फिर आप जो राय चाहें वो बना सकते हैं। एक वादा जरूर है आपसे कि चाहे वो सत्ता हो या फिर विपक्ष, सवाल पूछने से कभी नहीं डरूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बहस, यानी कि किसानों के आंदोलन से। हम सहमति से फैसले थे, वो फैसला हमने कर लिया, यहाँ ही रहेंगे। यहाँ मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। तो क्या है किसान आंदोलन और क्या है किसानों के सवाल? सरकार का क्या कहना है? क्या कृषि कानूनों से वाकई में किसानों के जीवन में सुधार आ सकता है या नहीं? आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले आइए नजर डालते हैं कुछ बड़े टॉकिंग पॉइंट्स के साथ, जिन पर मैं आपकी नजर डालना चाहूंगी। अब आइए कुछ बड़े सवाल देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। पहला, कृषि बिलों पर किसानों के मन में क्या शंकाएं हैं, उस पर नजर डालेंगे। सरकार किसानों को समझाने में असमर्थ क्यों नजर आ रही है? क्या बातचीत से दरवाजा खुल सकता है? क्या कृषि कानून वापस लेना आखिरी रास्ता होगा? और सोशल मीडिया पर आंदोलन को किस तरह देखा जा रहा है? तो ये सारे बड़े सवाल आज इस चर्चा में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका परिचय कराती हूं, संदीप द्विवेदी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के और बहुत तेज तर्रार स्पीकर हैं। संदीप जी से काफी लंबा नाता हम लोगों का रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष लेंगर जी, जो कि डायरेक्टर है चेंबर ऑफ कॉमर्स के और एक बहुत बड़े किसान हैं कर्नाटका के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृषि संपादक रह चुके हैं और खेती और किसानी की काफी इन्हें जानकारी है और मेरे ख्याल से 30 साल से ज्यादा का उन्हें सिर्फ किसानी और खेती का अनुभव है। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विजय जावंडिया जी, जो कि एक महाराष्ट्र के जाने माने, बल्कि महाराष्ट्र ही नहीं देश के जाने माने एक बड़े किसान नेता हैं। किसानों की अगर हम आवाज की बात करते हैं और विजय जावंडिया से बात ना करें तो वो प्लेटफॉर्म अधूरा रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की चर्चा में संदीप द्विवेदी जी से करना चाहूंगी, क्योंकि ये सरकार का पक्ष रखेंगे। संदीप, आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वाराणसी में सुना, तो वाराणसी में सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब नरेंद्र मोदी जी अब ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि अब जो किसानों के साथ इतने सालों से छल होता आया है, वो छल नहीं, अब गंगा जल की पवित्र नीयत से ये सारा काम होगा। तो जो ये वक्तव्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है, आपको लगता है कि बातचीत का दरवाजा इससे खुल जाएगा और आप किसानों को समझाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का जो बयान है उसका किसान आंदोलन से मुझे नहीं लगता कि कोई तात्पर्य है, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो सरकारें अब तक एमएसपी की बात करती रही हैं, एमएसपी निर्धारित करती रही हैं, लेकिन वो आज तक एमएसपी इंप्लीमेंट नहीं करवा पाई हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि किसानों के साथ अभी तक छल होता आया है और अब छल नहीं बल्कि गंगा जल की पवित्र नीयत के साथ काम होगा। ये खासकर उन्होंने कृषि कानून के बारे में बोला था।
जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने किसी जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं उनके समर्थन में ये बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने खुल के कहीं ना कहीं जो बिल लेके आए हैं उसके समर्थन में ये बात कही है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये जो सरकार बिल लेके आई है, ये वही बात है कि सीएए आया नहीं और आपने लोगों से कह दिया कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी और आपने इस पूरे देश को दहला दिया। तो कहीं ना कहीं वही लोग आज कृषि बिल के बेनिफिट नहीं देखना चाह रहे हैं, वो इसके इंप्लीमेंटेशन के फेजेस को नहीं देखना चाह रहे हैं, बल्कि वो किसान को डरा के धमका के और कहीं ना कहीं इस देश को सुलगाने की साजिश रच रहे हैं। बेसिकली आप पूरा नेक्सस देखिए, ये वही लोग हैं जो कभी जाट आंदोलन करते हैं, कभी गुर्जर आंदोलन करते हैं, कभी दलित आंदोलन करते हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम पे देश चलाते हैं, कभी दिल्ली में दंगे करवाते हैं और कभी शाहीन बाग में आके शेरनियां बन के बैठ जाते हैं। अंत में क्या होता है कि खुद देश के लोगों के सामने जब बेनकाब होते हैं तो इन्हें खुद अपनी जगह से उठना पड़ता है। चलिए आपने संदीप जी एक मिनट और दूंगा जी। देखिए मैं एक चीज और बता दूं कि केवल कांग्रेस शासित सरकारों में बैठे किसान मंडियों के दलाल ये निर्धारित नहीं करेंगे कि इस देश का किसान क्या चाहता है। जिस दिन इस देश का किसान सड़क पर निकलेगा, इस देश की सरकारें हिल जाएंगी। आज किसान नहीं है बल्कि किसानों के रूप में आपने मुझे एक कहावत याद दिला दी। पहले के किसान, मेरे ख्याल से अरविंद जी और विजय जावंडिया जी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि पहले के कुछ किसान बोला करते थे कि अगर हम हुक्का गुड़गुड़ा देंगे तो सरकार का सिंहासन हिल जाएगा। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि संदीप जी जैसा कह रहे हैं कि उन्हें किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, आपके हिसाब से, आपके नजरिए से ये मुद्दा कितना सीरियस है? क्या वाकई में किसान आपको भ्रमित नजर आ रहे हैं या इनके पास रियल इश्यूज हैं और इनकी जो शंकाएं हैं वो वाकई में वास्तविक शंकाएं हैं? देखिए, हमारे बीजेपी के नेता जो कह रहे थे मोदी जी के बारे में, और अगर ये 72 महीने में मोदी जी ने किसानों का विश्वास जीता रहता तो ये कानून लाने के बाद में इतना विरोध नहीं प्रदर्शित होता ना। आज तो गुरु नानक की यह है, मैं तो सब किसान शुरों को वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह कहना चाहूंगा। देखिए, मेरा सीधा सवाल एक है कि अगर ये कानून इतने क्रांतिकारी है तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में किसानों को ये वचन क्यों दिया? आज गंगा जल की बात कर रहे हैं ना, तो उसको हाथ में लेकर मैं बात करता हूं। इन्होंने ये वचन क्यों दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। उस समय कहना था कि हम ये 3 कानून लाएंगे और आपको स्वतंत्र करेंगे। ये 72 महीने में किसान स्वतंत्र हो गया रहता, उसके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए रहते, उसको कर्ज माफी भी नहीं देनी पड़ती, उसके लिए भावांतर योजना भी नहीं करनी पड़ती थी ना। क्या बात कर रहे हैं? अब चुनाव जीत रहे हैं, मैं मानता हूं, तो चुनाव जीतने के लिए 100 में से 40 ही वोट चाहिए। 60 वोट विरोध में गए तो भी चुनाव जीतते हैं। तो चुनाव जीतते ही इसलिए कि आप सब बराबर हो क्या? तो इंदिरा गांधी चुनाव जीतती थी, राजीव गांधी चुनाव जीतते थे, सोनिया गांधी चुनाव जीती, तो वो तो बरोबर थी क्या? फिर सब तो आप कह रहे हैं विजय जी, आपके कहने के अनुसार ये शंकाएं वो वास्तविक शंकाएं हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कर्नाटका के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, खुद एक किसान हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मंडियां नहीं खत्म होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं खत्म होगा, ट्रेडिंग पोर्टल्स हैं वो खत्म नहीं होंगे। एक नहीं, प्रधानमंत्री ने इसको कई बार बोला है। अब कर्नाटका ऐसे राज्य में, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि ये तो ऑलरेडी सुविधाएं वहां पर ऑलरेडी मौजूद थी, तो वहां पर इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा जा रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? मैम, कर्नाटका के एपीएमसी मंडी ऑल ओवर इंडिया के सबसे पहले ऑनलाइन मंडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 156 एपीएमसी मंडी यहाँ पे पूरे ऑनलाइन ट्रेडिंग पे आ जाता है। और मेरा मानना ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक डेवलप्ड एपीएमसी यार्ड पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी, कौन से भी स्टेट में आज की तारीख में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये 3 कानून बदलने से किसान का किस्मत बदल जाएगा, ऐसा कहीं पे भी, ऐसा दूर दूर तक ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार ने जो चेंजेस किया है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस कुछ भी नहीं किया। जो सरकार कह रही है कि हमने डोर स्टेप पे आके किसानों का माल लेने के लिए या उनका उपजा लेने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले पुराने से ही 1964 एपीएमसी। लेकिन संतोष जी, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने एक बहुत उल्लेख किया चंदौली के काले चावल का, कि देखिए किस तरीके से किसानों को मुनाफा होगा, कि चंदौली का काला चावल 300 रुपए किलो में बिकता है और अब उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और एक्सपोर्ट प्राइस उसकी 850 रुपए किलो तक की है।
उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से किसानों को मुनाफा होगा और अब लगभग करीब 1000 किसान ऐसे हैं जो चंदौली का काला चावल बोएंगे। तो ऐसा तो नहीं कहीं, ये मैं आपसे एक सवाल कर रही हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के समझने में हेरफेर हो गई हो? क्या किसानों को वाकई में ये कृषि कानून समझ में आया है या कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है? आप कैसे देखेंगे इसे? मैम, वो एक काला चावल की बात एक प्रोडक्ट की हो सकती है, लेकिन सारे से सारे ऐसा ऐसा मुझे एक्सपोर्ट करने जैसा किसान एक्सपोर्ट करेगा वैसा अभी सुविधा किसान के पास नहीं है। ओके। जो भी अभी ये सरकार की दावा ये है कि हम बिचौली निकालने के लिए ये सब कानून ला रहे हैं। सरकार का एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिचौली? आप छोटे बिचौलों की निकाल के बड़े बिचौली लेके आना चाहते हैं। ये बिचौली आप एक परमिशन दिया है नहीं, आपको, आपका सरकार ने बड़े इस कानून बिचौलियों में से क्या संकेत है? बड़े बिचौलियों की जब आप बात करते हो तो आप किसे बोल रहे हो बड़े बिचौलिए? मैम स्पेशल मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ओके। देखिए मैं आपको ये फार्म बिल्स है ना 3 पार्ट में बटा हुआ है और मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के ऊपर। जानबूझ के 3 प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाला गया जो हर दिन किचन में काम आता है, जैसे प्याज, आलू और दाल की। और आपने देखा कि जिस दिन से ये तीनों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाला गया और कहा गया कि आप जितना पैसा है कोई भी कितना भी ले सकते हैं और गोडाउन में स्टॉक कर सकते हैं, तो 3 महीने के अंदर प्याज के दाम और दाल के दाम आसमान छू गए और आप सभी ने अपने टीवी पे और सभी न्यूज में हिंदुस्तान के पेपर में आ गया और सरकार को मजबूरन प्याज को फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इंक्लूड करना पड़ा। ओके। वो कमोडिटी को इंक्लूड करना पड़ा। तो ये क्या होता है, हिंदुस्तान एक ऐसा एग्रीकल्चर पॉलिसी, हिंदुस्तान में इतना डेलिकेट पॉलिसी है कि आप 15 दिन के लिए भी सप्लाई चेन रोक दो तो बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो एक साल में नहीं कमा सकती वो फीड सेक्टर में कमा सकते हैं हजारों रुपए। तो जहां तक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सवाल है, आपने कहा कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि छोटे बिचौलियों को हटाकर हम बड़े बिचौलिए यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज को लेकर आएंगे जहां पर किसान उनका एक प्यादा बनकर रह सकते हैं। अरविंद जी के पास आऊंगी। अरविंद जी, आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा है खेती और किसानी की रिपोर्टिंग करते हुए और आपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर खेती और किसानी की भी बात कही है। आपका जो इतने सालों का अनुभव है, क्या आपने इतना बड़ा किसान आंदोलन पहले कभी देखा है? और क्या वास्तविकता है जो आज का किसान आंदोलन है? नीलू जी, जब मैं अभी जावधिया जी को देख रहा हूं तो मुझे अचानक जो है 2 अक्टूबर 1989 का वो दिन याद आता है जबकि पूरे देश भर के किसान संगठन एक साथ दिल्ली में जुटे थे और पूरा बोट क्लब भरा हुआ था। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई ऐसा किसान संगठन नहीं रहा होगा जो इसमें शामिल ना हो, चाहे वो कर्नाटक रैयत संघ हो, चाहे जो है वो खेडू समाज हो गुजरात का, भारतीय किसान यूनियन हो, शेतकरी संगठन, जिसे खुद इन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मैं कभी भूलता नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी 54 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हूं, दिल्ली में किसी भी एमपी का मकान दे दिया जाए जो। और ये बातचीत हमारी इनकी प्राइस पॉलिसी को लेकर के हुई थी। तो मैं ये देख रहा हूं कि 1989 में जो सवाल था वो आज भी है और अब जो किसान आंदोलन है फेसबुक और सोशल मीडिया पर खालिस्तानियों या जिसका भी बात कहा जा रहा हो, लेकिन सच बात तो ये है कि उस बात को लेकर के मैंने वो एक बहुत बड़े पंजाब के जो किसान आंदोलन है, जो लोग आए हैं, उनको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हमारा फूड बाउल है, हमारी पूरी फूड इकोनॉमी जो है या फूड सिक्योरिटी है भारत की जी। उसको संभालते हैं। अगर वो किसान गुस्से में हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और आप देख रहे होंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होकर के आए हैं, तो उनके मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो संवादहीनता का संकट है उसको दूर करने की जरूरत है और उसको दूर करते हुए एक रास्ता निकालना चाहिए सरकार को, मुझे ये लगता है। और अगर पहले 5 जून के पहले अगर रास्ता निकाला होता, सरकार ने बात की होती, तो ये संदेह इतना गहराया नहीं होता। मुझे तो आप कह रहे हैं कि आपने संवादहीनता के शब्द का आपने इस्तेमाल किया। आप कह रहे हैं कि अगर 5 जून के पहले सरकार ने इन किसानों से बातचीत की होती तो आज शायद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि अब ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच रहा है ये आंदोलन
और ऐसे ऐसे संगठन जो अभी तक चुप बैठे हुए थे वो भी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये या तो मैंने 89 में देखा था या इस तरह का सपोर्ट अब देख रहा हूं। ओके। और 89 में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। बिल्कुल। तो किसानों की जो स्थिति दिख रही है, हाँ, उसका धीरे किसानों के जो मुद्दे हैं, ये देखिए जैसा जो कि संदेह है नीलू जी। जी जी जी, हाँ बोलिए, आप अपनी बात खत्म करिए। संदेह ये है नीलू जी, देखिए नीलू जी, 2-3 बातें हैं जिसमें पहला संदेह तो है मंडियों के समाप्त होने का। और पंजाब ही एक ऐसा प्रांत है जहां सबसे व्यवस्थित मंडियां हैं। आपको पता चलेगा कि 5-10 किलोमीटर के रेंज में एक मंडी आपको अवेलेबल है, जो है उतना बढ़िया जो है कहीं भी मंडी सिस्टम नहीं है। और उतना बढ़िया पेमेंट भी ठीक है, मिडिल मैन वहां भी ऐसा नहीं कि नहीं है। मंडियों का टैक्स भी है। इसके बावजूद जो है किसानों को एक सिक्योरिटी है जो कि कर्नाटक के किसान को आज भी नहीं है। आप उठा के पूछिए, हमारे साथी हैं संतोष जी, मुझे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इलाके में ऐसे किसान मिले हैं, जब दिल्ली में हम 150 रुपए किलो में दाल खरीद रहे थे, उस समय वो 50 रुपए किलो में बेच रहे थे दाल। बिल्कुल। एक तो जो पल्सेस का सबसे बड़ा इलाका है, हाँ, तो ये चीजें जो है ये गंभीर है। बिल्कुल। और अगर 5 जून के पहले कम्युनिकेशन ठीक से रहा होता, किसान संगठनों से बात होती, तो ये स्थिति नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि, और पीएम को करना चाहिए था इसमें समूह। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी है अपनी, उनकी बात को किसान मानते, उनकी किसानों ने 2014 में उनकी बात तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी रही कानून को बनाने के पहले, अगर ये तीनों कृषि कानून की हम बात करें। लेकिन आइए चलिए नजर डालते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में थे तो आज उन्होंने कृषि कानून के संदर्भ में एग्जैक्टली क्या बोला है। उन्होंने ये कहा कि जो किसानों के मन में शंकाएं हैं वो गलत हैं और किस तरीके से उनकी सरकार अब काम करेगी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एग्जैक्टली क्या कहा है। भाइयों और बहनों, किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। प्रधानमंत्री को आपने सुना कि उन्होंने एग्जैक्टली किसानों के लिए क्या कहा है कि उनके साथ अभी तक छल होता आया है।
संदीप, मैं आपके पास आऊंगी कि प्रधानमंत्री की सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत कन्विंसिंग भी लग रही हैं। जिस तरीके से वो नए सुधारों की बात कर रहे हैं, कृषि कानून में नए तरीके से जिस तरह से किसान डील करेंगे, चाहे वो मंडी हो, चाहे कॉरपोरेट से लेन देन का हो, किस तरीके से किसानी और खेती का दायरा बढ़ाया जाए, ये तमाम बातें उन्होंने गिनवा दी। लेकिन वजह क्या है संदीप? भ्रमित, आप कह रहे हैं कि किसान भ्रमित हैं, वो कहना बड़ा आसान है कि उनको भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि ये सरकार किसानों का भरोसा एटलीस्ट अभी तक जीती हुई नजर नहीं आ रही है? इतना बड़ा हुजूम इस समय सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं, इस समय उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के लोग इस समय सड़क पर उतर आए। उनको लग रहा है कि किसानों की जो नस्लें हैं आगे की, वो खराब हो जाएंगी अगर ये कृषि कानून को उन पर लागू कर दिया गया। तो क्या वजह है? आप कैसे जीतेंगे भरोसा इस समय किसानों का? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि किसानों का भरोसा हमने नहीं जीता है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसने कम से कम हमारी बातों को समझा है और जिसको बेनिफिट मिले हैं, वो आज कहीं ना कहीं इस कानून से खुश भी है। अब एक बहुत बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं इसके पीछे दो रीजन है कि एक कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाने के लिए किसानों के बीच में कहीं ना कहीं खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जो गुपकार गैंग और ये सब लोग भी कहीं ना कहीं अपना इस मौके का फायदा उठा के और कहीं ना कहीं अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। अरे संदीप, मैं आपको अगर इंटरप्ट करूं, ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी तो बीजेपी की आईटी सेल से ही चल रहा है। अमित मालविया वहां पे जो नारे लगा रहे हैं, क्या वो बीजेपी की आईटी की सेल की देन है? जो कह रहे हैं कि हमने तो इंदिरा को मार दिया। आप प्लेटफॉर्म देखिए तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी नारे नहीं लगा रहे, लेकिन जिस तरीके के वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, यही मोदी जी का गलत काम है। किसानों के मैं विजय जी आपके पास आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ आपके पास विजय जी। हाँ बोलिए संदीप, आप क्या कह रहे हैं? कई ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां पे कहीं ना कहीं वहां पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे खुल के कहा गया कि हमने इंदिरा को मार दिया, मोदी क्या चीज है। तो आपको लगता है कि ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो किसान है? बेसिकली किसान है, मैं मानता हूं, लेकिन किसानों के बीच में कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं इस देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने कहीं ना कहीं शाहीनबाग में सीए के नाम नहीं, लेकिन संदीप आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आप अब भरोसा कैसे जीतेंगे। जो पिछले राउंड की जो बातचीतें हैं, जितनी भी अभी तक हुई हैं, उसमें सक्सीड नहीं हुई हैं और किसानों को अभी भी लग रहा है कि सरकार जो भी कह रही है वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। मेरा सवाल सिंपल सा है कि आप भरोसा कैसे जीतेंगे? अभी 3 दिसंबर को भी एक बातचीत होनी है। देखिए, भरोसे की अगर बात करिए तो खेतों में काम करने वाला किसान आज भी अपनी फसल में काम कर रहा है, क्योंकि यही उसकी फसल पे काम करने का समय है। और राजनीति करने वाले लोग जो मंडी के बिचौलिए थे, जो व्यापारी थे, जो शाहीनबाग के समर्थक थे या जो इस तरह के अराजकता फैलाने वाले लोग थे, वो आज धरना प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं और वो दिल दूर नहीं। आप देखिए, आज भारतीय किसान संघ एक बहुत बड़ा संगठन है जिसने ना कभी भाजपा देखा ना कांग्रेस देखा। उसको लगा कि किसानों के मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए, वो खड़ा हुआ। आज क्यों शांत है? क्योंकि उसको पता है कि किसानों के बहाने, जैसे आप मध्य प्रदेश में देखिए, दलितों के बहाने अराजकता फैलाने वाले लोग आए, उन्होंने अराजकता फैलाई। अदर राज्यों में भी आंदोलन हुए, क्या हुआ? जाट आंदोलन में अराजकता करने वाले लोग घुसे, उन्होंने उसका फायदा उठाया। गुर्जर आंदोलन में अराजकता फैलाने वाले लोग उठे, उन्होंने फायदा उठाया। ये बेसिकली आंदोलन करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन उसका फायदा उठाने वाले जो लोग हैं, नहीं, आज तो नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी की ताजपोशी की तैयारी हो आज रही तो है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि जब भी कोई कानून आता है तो कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी भारी संख्या में इतने सारे किसान एक साथ कैसे विरोध कर रहे हैं। मैं विजय जी आपके पास आऊंगी, आप कुछ कह रहे थे उस समय। एक सेकंड के लिए मैं आपको और कनेक्शन बताऊंगा। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूं वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सक्रियता दिख रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्रियंका गांधी की ताजपोशी के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है और इसमें कांग्रेस को 2-4 लाशें भी गिरानी पड़ी तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं सोचेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोदी जी की सरकार है, मजबूत सरकार है। अगर इन्होंने जरा भी इस देश को जलाने और दहलाने की कोशिश की तो याद रखे कांग्रेस कि इन्हें जिस तरीके से जनता ने पहले सबक सिखाया है, अमेठी से वायनाड भागे हैं, इटली में भी जगह नहीं मिलेगी। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जो ये बातें हो रही हैं इस पूरे तीनों कृषि कानून को लेकर, आप उस समय आपकी बात खत्म नहीं हो पाई थी, आप कुछ कह रहे थे उस समय, बताइए। देखिए, ये बीजेपी वालों का ये हथकंडा ही है। अब ये सिखों को खलिस्तानी बोलकर फिर इस देश में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका निषेध करता हूं बिल्कुल। अरविंद जी ने 89 की बात की, मैं याद दिला देता हूं कि 84 में
हमने चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस को घेराव करके रखा था 7 दिन तक के, और उस समय तो भिंडरवाले जिंदा थे, और पंजाब के हरियाणा के किसानों के साथ में महाराष्ट्र के किसान भी वहां पर थे, और बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था। ये बीजेपी वालों को याद नहीं है क्या? ये हमारे इस युवा को नहीं मालूम होगा। तो ये नहीं है। देखिए, आज मोदी जी ने बनारस में जो भाषण दिया गंगा के साथ खड़े होकर, उसमें उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की भी बात की है, और ये बात कही है कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हमने 50% मुनाफा जोड़कर दाम दिए हैं। स्वामीनाथन जी ने C2 प्लस 50% बोला है, इन्होंने A2FL पर 50% दिया है, और ये तो मनमोहन सिंह ने पहले ही दे दिया था। ये क्या कह रहे हैं कि ये किसान कांग्रेस वाले कर रहे हैं? हमने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया है। मनमोहन सिंह मेरे गांव में आए थे, तब मैंने उनके सामने बहुत स्पष्टता से बातें की है। 2000 संदीप, आप इसका जवाब दीजिए। एक मिनट पूरा कर दीजिए। उनको मैंने उस समय कहा था कि मार्केट इकोनॉमी में किसान को दाम नहीं मिलेंगे, सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। आज मोदी जी मार्केट की बात कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि MSP रहेंगी, APMC रहेंगी। मैं एक ही बात ये भाजपा के मेरे भाई को पूछता हूं कि अगर ये 3 कानून इतने अच्छे हैं और अच्छे आपकी आशा है, तो पंजाब और हरियाणा में धान खरीदने के लिए इस साल व्यापारी क्यों नहीं गए, और सरकार को ही धान MSP पे क्यों खरीदना पड़ा, और सरकार को बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि हमने MSP पे इस साल 20% ज्यादा दाम खरीदी कर लिया। एक आखिरी बात इस व्यक्ति को कहता हूं, इस दोस्त को कहता हूं, मेरे गांव में आइए अभी आप, मैं चाय पे चर्चा पे आमंत्रित करता हूं। मेरा गेहूं है पिछले साल का, वो 1600 रुपए में भी नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं व्यापारी आ रहे आपके इस कानून के बाद में खरीदने के लिए और अच्छा दाम देने के लिए? जरा बताइए ना संदीप, ये तो बहुत वास्तविक सवाल है। ये पंजाब हरियाणा के है कि अगर FCI की खरीदी बंद हो जाएगी तो उनके गेहूं को और धान को 1500 रुपए भी दाम नहीं मिलेगा, इसलिए वो इतने संगठित होकर आ रहे हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। संदीप, आपको यही बातें समझानी है। संदीप, आपको और बीजेपी की सरकार को यही जो जमीनी जो हकीकतें हैं उनका जवाब देना है। जिस बात को आज अभी विजय जी कह रहे हैं, उस बात का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि विजय जी ने कहा कि अगर तीनों कानून इतने अच्छे हैं तो सरकार इसके बारे में मतलब कैसे कह सकती है। तो देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं, सरकार कानून बनाती है अपने घर में बैठ के नहीं बनाती है। एक गांव से लेके और सचिवालय में बैठे सचिव तक हजारों लोगों का एक हुजूम होता है जो जनता के फीडबैक को लेके फिर बदलाव लाके फिर कानून फीडबैक तो लिया ही नहीं। यही आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने फीडबैक लिया ही नहीं। अरविंद जी ने भी इस बात को कहा कि संवाद हुआ ही नहीं और कानून पास हो गया। जी देखिए, कानून कभी केवल पार्लियामेंट में बैठ के नहीं बनता है। पार्लियामेंट में आने से पहले कानून सैकड़ों स्टेजेस से गुजरता है। विजय जी, अभी आ रही हूं आपके पास। पटल पर रखा भी जाता है सुझाव के लिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पंजाब को लेके क्योंकि इस आंदोलन पे क्यों उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा कांग्रेस के जो बिचौलिए हैं वो मंडी पे हावी हैं, और इस आंदोलन को जो हवा दी गई वो पंजाब से दी गई और एक षड्यंत्र के तहत दी गई। अभी आप देखिए, अभी इसमें जो नहीं, तब तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन को पंजाब ने हवा दिया है, तो इसका मतलब तो अमरिंदर सिंह जी जो एक पॉलिटिशियन है, उनका स्टैचर तो आज पता नहीं कितना बड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस को तो ये बोला जा रहा था कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है पार्टी। अमरिंदर सिंह ने तो जिंदा कर दिया आज एक तरीके से। पंजाब में सबसे ज्यादा अनाज की खरीद अमरिंदर सिंह से जुड़े हुए लोग करते हैं, इसलिए खुद क्यों उन्होंने हवा दी। चलिए, मैं विजय जी से एक सवाल लेती हूं। अगर ये कानून जी हाँ, विजय जी, आप क्या कह रहे थे उस समय, बताइए। देखिए, मेरा सीधा सवाल संदीप जी से यह है कि व्यापारी पंजाब और हरियाणा में इस साल धान खरीदने के लिए क्यों नहीं गए? उन्होंने बड़े पैमाने पर मंडी के बाहर पैडी की खरीदी क्यों नहीं की? FCI को और सरकार को ही क्यों खरीदी करनी पड़ी MSP की? और ये बार बार कह रहे हैं कि हमने 20% ज्यादा खरीदी किया। तो यही तो पंजाब वालों को और हरियाणा वालों को डर है कि कल अगर FCI की खरीदी बंद कर दी तो उनका गेहूं और धान 1500 रुपए क्विंटल में भी नहीं बिकेगा, जैसा मक्का 1000 रुपए क्विंटल में भी बिहार में नहीं बिका, और फिर भी ये चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना एक अलग राजनीति है और सवाल हल करना ये अलग राजनीति है। नहीं, और जो किसानों के जो मुद्दे हैं,
जो किसानों के मुद्दे हैं, खासकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो शंकाएं हैं किसानों के मन में, उसको कहीं ना कहीं सरकार अभी पूरी तरीके से उनको समझा नहीं पा रही है। संतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि एमएसपी के अलावा और भी कई शंकाएं हैं, जैसे कालाबाजारी होगी, जमाखोरी बढ़ेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से तो किसानों को यह भी डर है कि कहीं वो उनके प्यादा ना बन जाए, बिल्कुल एक पॉन की तरह वो बन जाएंगे इन कंपनीज के हाथ में, जहां पर कंपनीज को ज्यादा मुनाफा होगा और बेचारे किसानों को नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी शंकाएं हैं, अब इसका हल कैसे निकलेगा आपके हिसाब से, संतोष जी? मैम अभी जो सरकार जो बता रही है ना, ये कानून की खाली सुविधाएं बता रही है, उसकी दिक्कतें नहीं बता रही है। ओके, पहला दिक्कत मैं आपको बता रहा जी। हूँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सरकार कह रही है कि कोई भी पैन कार्ड का जो पैन कार्ड होल्डर है वो आके आपके किसान का कोई भी पदार्थ अपने गांव के घर तक आके खरीद सकता है। सरकार के पास क्या सिक्योरिटी है कि जो खरीदने वाला है वो किसान को पेमेंट देगा? 100% कैश तो वो देगा नहीं। और सरकार ने खुद प्राविधान दिया है कि वो रिसिप्ट देगा और 3 दिन के अंदर पूरा पेमेंट करेगा। समझ लीजिए वो 3 दिन के अंदर किसान का पेमेंट नहीं किया तो रिकवरी कौन करेगा? वो एसडीएम के पास जाएगा। अगर जो लिया है उसका कुछ प्रॉपर्टी नहीं है या उसका कुछ पीछे कोई जमीन जायदाद नहीं है, वो लेके भाग गया तो किसान का पेमेंट कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार जो कानून बना रही है ना, जो किसी को लाइसेंस नहीं है ओपन खुला छोड़ रही है किसानों को, तुम जो करना है करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। हम तो आपके ये बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए हमको आप व्यापारी को आपको घर पे बेच रही है, लेकिन उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा जो रिकवरी पेमेंट नहीं दिया? तो संदीप, आपसे जवाब चाहूंगी इस बात का, बहुत ही वास्तविकता वाली बात कही है अभी संतोष जी ने। बताइए संदीप। देखिए, इसमें एक चीज मुझे लगता है कि संतोष जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कानून। उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसान को पेमेंट नहीं मिलता है तो एसडीएम के पास शिकायत आने के 30 दिन के अंदर निस्तारण करने की उसके ऊपर दबाव है। और अगर एसडीएम चाहे तो अच्छों से पेमेंट निकाल देता है, उसके पास इतने कानूनी पावर होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की शंका है कि किसी एक एक करके संदीप आप अपनी पूरी बात करिए। संतोष, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ संदीप, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। दूसरी चीज देखिए, हो सकता है कुछ खामियां हो, मैं मानता हूं, लेकिन आप एक बार इंप्लीमेंट तो होने दीजिए। अगर खामियां होंगी तो उनको सुधारने के लिए सरकार बैठी है ना, हम दूर है। सरकार किसके लिए काम कर रही है? आपके लिए काम कर रही है। बगैर जब खामियां आई नहीं है, सीए आया नहीं है, आप कहने लगे कि नागरिकता जाएगी तो मुझे लगता है कि देश को चलाना गलत है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो इस कानून को भी आप इंप्लीमेंट होने दीजिए। खामियां आएंगी तो सरकार उन पे भी विचार करेगी। चलिए अरविंद जी, आपसे पूछूंगी। हाँ संतोष जी बोलिए, बात पूरी करिए। मैम सर, जो आप कह रही है ना, जो खामियां होगा वो बाद में पूरा कर जाएगा। देखिए, किसान का मामला बहुत डेलिकेट होता है और बहुत संवेदनशील होता है। अगर एक किसान का पैसा 1 साल के लिए भी अगर वो ठगा गया और उसका पैसा नहीं दिया गया तो अगले 3 साल तक वो पछताएगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा एसडीएम क्या कर सकता है? उसको जेल में डाल सकता है। अरविंद जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपको संवेदनशीलता नहीं दिखी? आज उसको कहीं ना कहीं सरकार सीड मनी भी दे रही है और उसके फसल की भी गारंटी दे रही है, तब आपको संवेदनशीलता दिखी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हास्यास्पद कटाक्ष है। नहीं अरविंद जी, मुझे एक बात बताइए। जो बात अभी संतोष कह रहे थे कि अगर किसानों का उन्हें पेमेंट नहीं मिला, कल मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने बोला कि देखिए किस तरीके से किसान अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और आपस में कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपने कानून बना दिया, लेकिन जमीनी तौर पर, जमीनी लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किसानों के पास है? आज कितने छोटे ऐसे किसान हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? आज जागरूकता एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे जागरूकता आप फैलाएंगे? हम सीए और एनआरसी की बात करते हैं। संदीप, जब आपसे बात हुई थी, सीए और एनआरसी के टाइम में भी लोगों को कानून के बारे में पता ही नहीं था। कानून आप लेकर आए और उसके बाद सारे मंत्री रीच आउट प्रोग्राम्स में लग गए। उसी तरीके से अब कृषि कानून के साथ हो रहा है। कानून को पास कर दिया गया, अब रीच आउट एक्सरसाइज में सरकार लग गई है। तो अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जमीनी जो लेवल पर जो इस समय समस्याएं हैं वो कितनी गंभीर हैं और क्या वाकई में सरकार उन पर ध्यान दे रही है? चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पेमेंट्स हो, मंडीज हो, जितनी भी शंकाएं हैं, सरकार को क्या ये पता नहीं था कि ये सारी समस्याएं आएंगी? देखिए नीलू जी, किसान तो जो है 400 फसलें पैदा करता है जी, और जो प्रोटेक्टेड फसलें हैं उनमें 2 दर्जन है। और उन 2 दर्जन में भी हमारे जमोदिया जी के इलाके में अगर दाल खरीदनी होती है तो किसान सड़क पर आके खड़ा होता है, भैया मेरी दाल खरीद दो, तब भी नहीं खरीदी जाती। तो सवाल यह है कि अगर 2 ही फसलें ऐसी हैं जो कि धान और गेहूं, जिनकी खरीद जो है
की जाती है तो ज्यादातर फसलें जो है वो भगवान भरोसे है जिसको कहिए। और मैं आपको बताऊं नीलू जी, 20 सितंबर को जबकि ये बिल राज्यसभा में पास हो रहा था, आप आश्चर्य करें कि केवल 3 पत्रकार बैठे हुए थे गैलरी में, मैं भी था उसमें। और ये सारी बातें उठी हैं जो उठाई जा रही। सांसदों का ये कहना था कि अगर एमएसपी पर खरीद जारी ही रखनी है तो आप उस कानून में इस बात को शामिल क्यों नहीं कर देते हैं जो है। हाँ, वैसे ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बार बार आप बिल्कुल आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई अरविंद जी। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लीगल प्रोविजन क्यों नहीं दे देते हैं एमएसपी को, कि भाई आप एमएसपी का जो पेमेंट होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का, आप उसको एक लीगल प्रोविजन दे दीजिए तो किसानों की बात खत्म हो जाएगी। आज ये चीज सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार ऐसा आश्वासन क्यों नहीं दे पा रही है किसानों को, अगर कुछ छिपाने को नहीं है? इसको कंपलसरी भी किया है। अगर यूपी में देखिए, यूपी सरकार ने कंपलसरी किया है कि कुछ फसलें जो है वो एमएसपी पे ही सिर्फ खरीदी जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को पूरे सिनेरियो को देख के चलना पड़ता है, कई तरीके की चीजों को कैलकुलेट करके चलना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, सरकार वो कौन सी चीजें हैं जो कैलकुलेट कर रही है? ऐसा कैलकुलेशन सरकार कर रही है जो इतने लाखों किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं पहली चीज तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं रहूंगा कि लाखों किसान आज सड़क पे हैं। दूसरी चीज देखिए, इसमें राज्यों के अपने कुछ अधिकार होते हैं, केंद्र के अपने अधिकार होते हैं, और उन अधिकारों के बीच में सामंजस्य बिठाना कानूनी तौर पे बहुत जरूरी होता है। और सरकार कहीं ना कहीं कोई भी कानून बनाती है, वही उसकी प्राथमिकता रहती है। रही बात इसमें कानून को लेकर सरकार की जागरूकता फैलाने की, तो ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। आज किसानों का बहुत बड़ा तबका है, उसको पता है कि ये जो कानून आए हैं उसके फेवर में आए हैं, और उसको मोदी जी पे ट्रस्ट है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने काम में व्यस्त है। लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सी बात, इस देश के 40 करोड़ मुसलमानों के नाम पे अगर 400 लोग गुंडागर्दी करेंगे सड़क पे आके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 40 करोड़ इस देश के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। नहीं संदीप जी, लेकिन मैं बता दूं संदीप जी, जो चीज मैं अपने आंखों से देख रही हूं वो मैं कैसे मान लूं कि आप 400 मुसलमानों की बात कर रहे हैं? यहाँ तो लाखों की संख्या में किसान, टिकरी बॉर्डर हो, शिम्बू बॉर्डर हो, पटियाला हाईवे हो, आप देख लीजिए कहीं भी कितना बड़ा हुजूम निकल रहा है। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? विजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वास्तविकता है इस आंदोलन की? क्या ये 400 लोग, जैसा संदीप कह रहे हैं, क्या ये 400 लोगों का गुट है जो पूरे इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है? नहीं, मैं संदीप जी का एक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 40 करोड़ भारत के मुसलमानों को भारतीय माना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जीवन आवश्यक वस्तु कायदे की बात हो रही थी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की, हमारे कर्नाटक के साथी बोल रहे थे। वो कानून अभी बना ही है, पर प्याज के दाम थोड़े बढ़ने लग गए तो इन्होंने प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और प्याज का इंपोर्ट शुरू कर दिया। दालों के दाम थोड़े बढ़ने लग गए तो मोदी जी ने मसूर दाल की इंपोर्ट ड्यूटी 20% कम कर दी। तुअर दाल की 4 लाख टन इंपोर्ट के लाइसेंस दे दिए और 31 दिसंबर तक के वो दालें इंपोर्ट की जा सकती है। इसका परिणाम यह हुआ कि 8,000 रुपए क्विंटल तुअर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बिकने लग गई थी, वो 6,000 रुपए के अंदर आ गई। अभी तो किसान की तुअर बाजार में आने की है। जीवन आवश्यक वस्तु कानून में इन्होंने लिखा है कि 50% से ज्यादा दाम बढ़ेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, ये सारी बातें तो सुन के ऐसा लग रहा है। एक मिनट मेरा पूरा कर दो। मैं भाजपा के नेता से पूछना चाहता हूं कि 6,000 रुपए एमएसपी है, 9,000 रुपए के ऊपर तुअर के दाम गए तो आप इंटरवीन करिए ना, और 9,000 तक के दाम स्टेबल रहेंगे, ऐसा इंटरवीन करिए। वो 6,000 के नीचे चले जाते हैं, आप पे कैसा विश्वास करेंगे हम कि आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं? संदीप जी जीत रहे हैं। संदीप जी, आप मुझे एक बात बताइए। संदीप जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए। किसानों की एक ही डिमांड है कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये वापस लाया जाए। अगर आप वापस नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को रद्द नहीं करेंगे, तो ये किसान राशन पानी लेकर सड़क पर बैठने के लिए तैयार हैं। अब बातचीत से क्या रास्ता निकलेगा? क्या आप कानून को डाइल्यूट करेंगे, कानून को वापस लेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अब आप रास्ता कैसे खोलेंगे किसानों के लिए? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरकार किसी भी कंडीशन में इस कानून को वापस लाने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि 1 लाख आप ये कह रहे हैं कि किसान, तो आज कहीं ना कहीं आपने ये एक बड़ा न्यूज पॉइंट दे दिया है कि कृषि कानून पर बैठ के शांति से काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि कृषि कानून बीजेपी की सरकार किसी भी सूरत में वापस नहीं लेगी। जी,
जी। और चलिए, रही बात सामंजस्य बिठाने के लिए, तो सरकार डिस्कशन करेगी। अगर सरकार को लगता है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें कहीं ना कहीं सरकार को बदलाव करना चाहिए, अभी तो अभी सरकार आ रही अगले विजय जी। सत्र में हो सकता है कि लागे। नहीं नहीं, लेकिन आप जिस सामंजस्य की बात कर रहे हैं वो कौन सा सामंजस्य है? संतोष जी, ये कौन से सामंजस्य की बात हो रही है? ये तो क्लियर हो गया कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। अब सामंजस्य, बातचीत, उसमें क्या स्कोप बचा है? कोई स्कोप बचा है आपके हिसाब से? मैम, कृषि कानून ऐसा कुछ ये लोगों ने कुछ बदलाव नहीं किया है, जो पहले से है उसी को उन्होंने रखा है। लेकिन स्पेशली इन्होंने जो रिफॉर्म्स किया है ना, वो एपीएमसी की पावर्स निकाल लिया है ऑफिस के, और पूरे एपीएमसी को डाइवर्ट कर दिया है इन्होंने। किसान अपने माल कहीं भी बेच सकता है। 1976 में पंजाब हाईकोर्ट का ऑर्डर है, और कर्नाटका एपीएमसी एक्ट में किसान अपने माल कहीं पे भी राज्य में, किसी राज्य में ले जाके बेच सकता है। लेकिन उसके लिए उनको एक पंचायत से एक लेटर लेना पड़ता था कि मैं फलाना इस गांव का किसान हूं और मैंने अपने खेत में ये ऐसा ये प्याज उगाया है, मैं हैदराबाद लेने के लिए, बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। आज भी पिछले 15-20 साल से कर्नाटक के किसान हैदराबाद, सोलापुर, मुंबई, बेंगलुरु, कहीं पे भी, हिंदुस्तान की कहीं पे किसी जगह के ऊपर अपने माल ले जाके बेचते हैं। तो अरविंद जी, मुझे एक बात बताइए, खाली अब जो ये जो भ्रम फैलाया बातचीत के रास्ते की बात हो रही है बार बार कि अब बातचीत का रास्ता निकालेंगे, संदीप ने कहा कि सामंजस्य बैठाएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, तो ये बातचीत का रास्ता अब क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, कैसे खुलेगा ये बातचीत का रास्ता? बहुत संक्षेप में बताइएगा अरविंद जी। देखिए, बिल्कुल नील जी, जो मैं मूड समझ पा रहा हूँ इस आंदोलन का, किसान जो नेता है वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, क्योंकि सबसे क्रेडिबल फेस वही है जी। अब उसके अलावा जो है राजनाथ सिंह से बात, किसान जो जिनका संवाद रहा है वो राजनाथ सिंह का रहा, तो वो कोई किसी की बात सुनने वाले नहीं, वहां बात सुनने वाले हैं। और वहां भी उनके दो बिंदु जो बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है, वो है एक तो एपीएमसी का कि कृषि मंडियां बनी रहें। आपने देखा होगा बिहार में 2006 में जो एपीएमसी खत्म हुआ है जी, तो सबसे ज्यादा जो है किसानों की दुर्गत हुई है बिहार में, अगर आप देखेंगे। नहीं तो आपने अभी जैसे कहा कि किसान बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो पीछे हटेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत नहीं हो जाती। विजय जी, पीएम से बातचीत नहीं होती। अब आज पीएम ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में। उन्होंने भ्रम की बात की, राजनीतिकरण की बात किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के पहले एमएसपी कितनी थी और अब इतने सालों में कितनी एमएसपी हो गई है, चाहे वो गेहूं को लेकर हो, चाहे चावल को लेकर हो। वो सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनवाई है। लेकिन विजय जी, आपको लगता है कि कोई रास्ता ये बन पाएगा? क्योंकि आप देखिए, सारे ट्रांसपोर्टर्स भी अब जुड़ रहे हैं इस पूरी स्ट्राइक में, किसान के आंदोलन में। सारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने भी कहा है कि वो किसानों को समर्थन देंगे। तो ये तो जो पूरा आंदोलन है ये और प्रबल और उग्र हो जाएगा। तो इसमें कैसे कोई इंटरवीन करेगा? बीच का रास्ता आपको निकलता हुआ कहीं से नजर आ रहा है? नहीं, मोदी जी के, देखिए, इन्होंने भारतीय किसान संघ का जिक्र किया था। गुजरात में मोदी जी 14 साल मुख्यमंत्री रहे और भारतीय किसान संघ को पूरी तरह से दबा के रखा। ये मेरे साथ भी गुजरात आ सकते हैं और मैं गुजरात के भारतीय किसान संघ से इनकी बात करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वर्धा जिला का भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इस बार तो भी इस बात को थोड़ा सा बाजू में रखना चाहिए अपने प्रतिष्ठा का, और थोड़ा सा नरम रवैया लेकर किसानों से बात करनी चाहिए, और कम से कम पंजाब किसानों को और हरियाणा के किसानों को ये गारंटी देनी चाहिए कि अभी तक के आपकी गेहूं और धान जैसी एमएसपी पे खरीदी की जाती थी, जो उन्होंने आज बनारस में कहा कि हमने 5 लाख करोड़ का धान खरीदी किया, 3 लाख करोड़ का गेहूं खरीदी किया, इस तरह से आपकी धान और गेहूं एमएसपी पे खरीदी की जाएगी। अब प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। संदीप, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा आश्वासन देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या इतना मुश्किल है, या आपको लगता है कि यह पॉसिबल हो सकता है? बहुत संक्षेप में आंसर दीजिएगा। देखिए, पहली चीज तो जिस राज्य ने इस कानून को लागू ही नहीं किया, वहां के किसान अगर धरना प्रदर्शन करें तो हास्यास्पद है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि अगर ऐसी कुछ जायज मांगे हैं, बीजेपी शासित राज्य भी तो है, बीजेपी शासित राज्य के किसान भी तो जुड़े हैं इस आंदोलन में।
नहीं, देखिए, आग जहां से भड़काई गई है वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज रही बात इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, तो सरकार प्रयास कर रही है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सरकार इस पर सामंजस्य बिठा लेगी। चलिए, अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिना कंडीशंस के, यानी कि बिना किसी शर्त के वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की शर्त आपने ऑलरेडी देख रखी है कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी एक ही शर्त है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, 2020 की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे रद्द किया जाए। तो इन तमाम डिमांड्स के साथ और इसके बावजूद क्या बातचीत का रास्ता वाकई में निकल पाएगा, यही देखने वाली बात है। दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। संदीप द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और संतोष लैंगर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा JK 24/7 न्यूज पर। थैंक यू सो मच।